हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। सो आज की इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर जो है वो हम देखेंगे कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। अब हम देखते हैं कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स किस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का वो रिएक्टेंट है। हो सकता है उस रिएक्टेंट को ब्रेक करने में अगर हमें कम एनर्जी लगती है तो वो रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन बहुत फास्ट होगा। अगर उस रिएक्टेंट को ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी लगती है तो वो रेट ऑफ रिएक्शन जो क्या रहेगा उसका स्लो रहेगा। तो इस तरीके से नेचर ऑफ रिएक्टेंट क्या कर सकता है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स कैन अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। सेकंड जो हम देखेंगे कि किस तरीके से टेम्परेचर जो है रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है। टेम्परेचर का हमें पता है कि टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। इट मीन्स जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। थर्ड फैक्टर जो है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करता है वो होता है कैटलिस्ट। अब हमें क्या पता है कि कैटलिस्ट जो होते हैं वो कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन को इम्प्रूव करने के लिए, उसका रेट जो है अल्टर करने के लिए यूज होते हैं। तो इट मीन्स हम अगर देखें तो कैटलिस्ट ऑल्सो इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। सो अभी हम फोर्थ फैक्टर देखते हैं कि ऐसा कौन सा फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कर सकता है। तो नेक्स्ट फैक्टर जो है वो है रेडिएशन। रेडिएशन मीन्स क्या होते हैं कि कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है कि जो अफेक्टेड रहती है सनलाइट से। अगर सनलाइट उसमें रहती है, अगर उसमें सनलाइट रहती है या फिर रेडिएशंस रहते हैं तो रेडिएशंस क्या करते हैं, उन रिएक्शंस को प्रोसीड होने में हेल्प करते हैं। इट मीन्स किसी भी जब वो क्वांटम एनर्जी लेते हैं तो वो रिएक्शन क्या हो जाएगी, वो रिएक्शन स्पीड अप हो जाएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट फैक्टर अगर हम देखें तो वो फैक्टर होता है कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन, अब हम कॉन्सेंट्रेशन का भी क्या कहेंगे कि अगर कॉन्सेंट्रेशन मोर होता है, मोर द कॉन्सेंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट। इट मीन्स अगर उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहा तो उसका रेट भी हाई हो सकता है। सो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि मोर द कॉन्सेंट्रेशन मोर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। एंड नेक्स्ट फैक्टर जो हम देखेंगे वो देखेंगे हम सरफेस एरिया। क्या देखेंगे, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया में हम क्या देखते हैं कि हम ये कहते हैं कि भाई जब भी किसी सब्सटेंस का, रिएक्टेंट का मोर द सरफेस एरिया मोर फास्टर विल बी द रिएक्टेंट। अगर कोई रिएक्टेंट सॉलिड है तो सरफेस एरिया ज्यादा होने से उसकी रिएक्शन भी क्या होती है, उतनी ही फास्टर हो सकती है। तो ये अगर हमें कभी एग्जाम में आए भी तो क्वेश्चन, ये 1 और 2 मार्क्स के लिए जो है ये क्वेश्चंस बन सकते हैं। व्हाट ऑल फैक्टर्स आर देयर विच अफेक्ट्स द रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो जैसे हमने देखा कि कुछ फैक्टर्स जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, तो उनमें से हम फर्स्ट फैक्टर देख रहे हैं और वो जो है थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे और वो होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ओके, सो ये कैसे अफेक्ट करता है, लेट्स सी। अब हमने क्लास 11th में स्टडी किया है लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन हम क्या स्टडी करते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है कि किसी का भी अगर कंसिडर अ रिएक्शन, हम यहाँ पर एक रिएक्शन लिख लेंगे और वो रिएक्शन होगी, जैसे अगर हमने ये सिंपल कोई रिएक्शन लिखी हुई है जो कि क्या देती है, प्रोडक्ट। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन rate of reaction is directly proportional to the concentration of reactant raised to the power of coefficient। और हम इस तरीके से जो है उसका जो है लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंगली एक्सप्रेशन जो है हम लिख सकते हैं। ये हम क्लास 11th में ही
केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में स्टडी कर चुके हैं। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, मतलब क्या होता है लॉ ऑफ मास एक्शन? लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है कि किसी का भी रेट जो है वो उसके कोएफिशिएंट पे जो है किसी भी इक्वेशन के कोएफिशिएंट पे डिपेंड करता है। ये है हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि जो इसके कोएफिशिएंट हो वही जो है यहाँ पर उसके पावर में भी आए, एक्सपोनेंट्स में भी आए। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू कैसे है, ये वैल्यू ऑब्जर्व्ड वैल्यू कहा जाता है। बट अगर हम देखें कि एक्सपेरिमेंटली अगर हम देखें कि A एक्चुअली में क्या है, अल्फा वैल्यू आई है, और B जो है वो ये B वैल्यू जो है वो क्या है एक्चुअल में, बीटा वैल्यू। इट मीन्स एक्सपेरिमेंटली हमने वैल्यूज कैलकुलेट करी तो ये वैल्यू आई, और अगर ये वैल्यू आई तो हम इसी इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, हम इसी इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्फा एंड हियर इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बीटा B, साथ में यहाँ पर क्या आएगा, बीटा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि अल्फा एंड बीटा आर एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज, अल्फा एंड बीटा आर एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज। एंड व्हाट इज दिस A and B? A and B, A comma B आर ऑब्जर्व्ड वैल्यूज। ये क्या होती है, A कॉमा B जो है ये ऑब्जर्व वैल्यू होती है। तो इस तरीके से जो रेट एक्सप्रेशन बनता है इसी को मैं कैसे लिख सकती हूँ, और देखो R इज इक्वल टू K, क्योंकि यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। तो इस तरीके से जो ये एक्सप्रेशन बनता है इसे कहा जाता है रेट लॉ एक्सप्रेशन। क्या कहते हैं हम इसको, रेट लॉ एक्सप्रेशन कहते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन मीन्स व्हाट, कि ये क्या है, एक ऑब्जर्व्ड वैल्यू। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, अगर आप ध्यान से देखोगे कि लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस है, दोनों एक्सप्रेशन सेम ही है, सिर्फ डिफरेंस इतना है कि ये जो होती है ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू रहती है, और रेट लॉ एक्सप्रेशन की जो वैल्यू रहती है ये कैसी रहती है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू रहती है। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन हम कैसे लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, यहाँ पर अल्फा आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B और यहाँ पर आ जाएगा बीटा, और अल्फा और बीटा क्या है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है। अब ये जो रेट लॉ में ये जो K यूज किया जाता है इसे कहते हैं रेट कांस्टेंट। इसे क्या कहते हैं, रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट मींस क्या हुआ, रेट कांस्टेंट तब होता है जब किसी सॉल्यूशंस का या फिर किसी रिएक्टेंट्स की मोलार क्वांटिटी कितनी हो, 1। अगर आपने यहाँ पर और यहाँ पर 1 वैल्यू रखी है तो वो क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि रेट कांस्टेंट जो है ये एक मेजर है। किस तरीके का मेजर है, किसी भी रिएक्शन का मेजर है रेट ऑफ रिएक्शन के लिए। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फास्टर इज द रेट ऑफ रिएक्शन, ये हमें याद रखना है। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फास्टर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। और रेट कांस्टेंट हम कब कैलकुलेट करते हैं, जब इसकी वैल्यू कितनी हो, यूनिटी हो। यूनिटी इट मीन्स 1 वैल्यू, मोलार कॉन्सेंट्रेशन वुड बी 1। अब हमें ये समझना है कि रेट लॉ क्या होता है। एक्चुअली रेट लॉ का एक्सप्रेशन तो हमने समझ लिया है, अब हम समझते हैं कि रेट लॉ क्या होता है। क्या होता है रेट लॉ, देखो रेट लॉ, रेट लॉ क्या है, एक्चुअली एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें क्या होता है, इसी को रेट लॉ एक्सप्रेशन कहते हैं। कैसे, R इज इक्वल टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्फा एंड यहाँ पर आ जाएगा बीटा। सो ये होता है आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन। इसमें हम ये कहते हैं कि रेट लॉ इज द एक्सप्रेशन, हमने क्या कहा, रेट लॉ इज द एक्सप्रेशन इन विच द रेट ऑफ रिएक्शन
द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ मोलार कंसंट्रेशन। हम रेट ऑफ रिएक्शन बताते हैं और बट किसके टर्म में बता रहे हैं, मोलार कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में बता रहे हैं, जहां पर उसके रेज टू द पावर अल्फा और बीटा रहता है, मतलब कोई भी वैल्यू रहेगी एंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू वहां पर मे और मे नॉट भी पॉसिबल हो सकता है कि जो उसकी कोएफिशिएंट से स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसी के साथ में वो उसकी वैल्यूज हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जैसे अगर आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देकर समझाना चाहूंगी तो ये एग्जांपल ऐसे होगा कि हमने क्या कहा यहाँ पर PCl5 gives PCl3 प्लस Cl2। अब यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल कोएफिशिएंट कितने हैं, एक्सपेरिमेंटल अगर कोएफिशिएंट तो नहीं पता हमें, अगर हम ऑब्जर्व्ड कोएफिशिएंट देखें तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, राइट। तो ये 1 क्या हुए, उसके स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। सो जब आप इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखोगे, चलो अब हम एक थोड़ा सा दूसरा लिख लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। ओनली फॉर एग्जाम्पल लिख रही हूँ मैं। तो ये क्या होगा, जैसे अगर मेरे पास में ये एग्जाम्पल है N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। अगर हमारे पास ये एग्जाम्पल है, मुझे इसका रेट ऑफ लॉ लिखना है तो मैं अकॉर्डिंग टू पहले लॉ ऑफ मास एक्शन क्या लिखूंगी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन मैं इस तरीके से लिखूंगी R इज इक्वल टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2। यहाँ पर 1 है तो यहाँ 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और यहाँ लिखूंगी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 और यहाँ क्या आ जाएगा 3। तो ये जो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3 आया, ये किसके अकॉर्डिंगली आया है, लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन मीन्स क्या होगा, ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू होती है। बट अगर मैं यही किसके बेसिस पे लिखना चाहूँ, रेट लॉ के बेसिस पे लिखना चाहूँ तो ये हो सकता है कि यहाँ जो वैल्यू लिखी हुई हो वो सेम भी हो या फिर नहीं भी हो। अगर हम सपोज करके देखें कि अगर हमने यहाँ इस तरीके से लिखा और एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज में आपने ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 फिर से, और अगर ये हमें एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मिली, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, तब हम कहेंगे कि रेट लॉ और लॉ ऑफ मास एक्शन एक ही होगा। अदरवाइज अगर आपको रेट लॉ लिखना है तो आपके पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज जो है वो होना चाहिए। तो यहाँ पर आज की इस क्लास में जो हमने स्टडी किया वो है क्या डिफरेंस होगा लॉ ऑफ मास एक्शन में और रेट लॉ एक्सप्रेशन में। तो इस चैप्टर में जो भी हम एक्सप्रेशन स्टडी करेंगे वो सभी क्या होंगे, रेट लॉ एक्सप्रेशन। और रेट लॉ में ये अल्फा और बीटा की वैल्यू जो रहेगी वो कैसी वैल्यूज होगी, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज होगी। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये आज के क्लास में जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए गए हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे अहेड।